हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक नया लेक्चर यहाँ पर देखेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा अब तक का जो डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर में, उसमें जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे वो था अपना क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में यूज़ होने वाले डिवाइसेस, यानी ऐसे मॉडिफिकेशन जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट होता है। और साथ में हमने डिस्कस किए थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सो टुडेज टॉपिक इज discussion on cross pollination involving abiotic pollinating agent। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और वो किसी एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से दूसरे फ्लावर के जो दूसरे प्लांट में ही है उसके पास तक पहुँचता है। ये जो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट है ये कुछ केसेस में हमारे एबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में हमारे बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, बैट हो सकता है, स्नेक हो सकता है, एंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन मेथड्स को, क्रॉस पॉलिनेशन के उन मेथड्स को जिनमें एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं? सबसे पहले जो टर्म है एबायोटिक, इसको लेकर के हमारे किसी के भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एबायोटिक टर्म का मीनिंग क्या होता है? एबायोटिक टर्म का मीनिंग होता है नॉन लिविंग। एबायोटिक टर्म का मीनिंग होता है नॉन लिविंग। तो ऐसे कौन से एबायोटिक एजेंट्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं? तो ऐसे दो मेजर एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हैं। तो दो एबायोटिक एजेंट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हैं, दैट इज वन इज विंड, अनदर इज वाटर। ठीक है, जब विंड इन्वॉल्व होती है क्रॉस पॉलिनेशन में तो उस तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोला करते थे? अनीमोफिली। और जब वाटर इन्वॉल्व होता है तो उस तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्लियर? अब अगर यहीं पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें कि कभी अगर आपसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन का कौन सा मोड ज्यादा एप्लीकेबल है इन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं होल एंड सोल तरीके से। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक ऑप्शन आपको दे वो कि बायोटिक एजेंट्स हैं और दूसरे ऑप्शन में आपको बोले एबायोटिक एजेंट्स हैं, और पूछे कि बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो कौन से मेथड से या कौन से एजेंट्स को इन्वॉल्व करके होता है? क्या बायोटिक एजेंट्स को इन्वॉल्व करके क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है प्लांट्स में, या एबायोटिक एजेंट्स को इन्वॉल्व करके क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है प्लांट्स में? और यहां पे जो मैं प्लांट की बात कर रहा हूं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही है, फ्लावरिंग प्लांट ही है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से
सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? वो क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड जहां पे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी विंड और वाटर पर बेस्ड क्रॉस पॉलिनेशन को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले ही डिस्कस कर लें एक चीज कि जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि एबायोटिक या बायोटिक एजेंट, कौन से एजेंट से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है? तो बायोटिक एजेंट से होता है। अब अगर कभी ऐसा पूछे कि ठीक है एबायोटिक एजेंट से कम होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन उसमें भी दो तरीके हैं ना, एक है विंड से और एक है वाटर से, तो इनमें से सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन कौन से तरीके से होता है? यानी विच अमंग द टू, दैट इज विंड और वाटर, विच ऑफ द एबायोटिक एजेंट इज मोस्टली इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन? इन दोनों में से अगर कंपेयर करना हो तो ज्यादा कौन सा होता है पूछा जाए तो याद रखेंगे कि विंड से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की जो अभी इंपॉर्टेंस है एंजियोस्पर्म तक आते आते काफी कम हो गई है। और आपको याद होगा शुरू में तो जो प्लांट्स थे वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे ही निर्भर हुआ करते थे कि नहीं, है ना? अगर आपको याद हो तो ब्रायोफाइटा कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर। अगर उसमें वाटर नहीं, उसको वाटर नहीं मिलेगा तो उसका जो मेल गैमीट है वो उसके फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थे ना। सिमिलरली टेरिडोफाइटा, और उसके बाद जब जिम्नोस्पर्म आए तो इन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया वाटर पे रिलायबिलिटी, और जिम्नोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ रिलाय करते थे किस पे? एयर पे, विंड पे। सबसे ज्यादा यानी हम बोलेंगे सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलिनेशन का मेथड है वो क्या होता था? एनिमोफिली ही होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वाटर भी इन्वॉल्व है कुछ प्लांट्स में, विंड भी इन्वॉल्व है कुछ प्लांट्स में, और एबायोटिक एजेंट्स भी इन्वॉल्व हैं कुछ प्लांट्स में उनके पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमें जिनके आंसर्स प्रायर में पता होने चाहिए, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस नीट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज डिस्कशन ऑन क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और यहां पे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है दोज मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व एबायोटिक एजेंट्स, दैट इज विंड और वाटर। तो पहला डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे अपना, दैट इज द डिस्कशन अपॉन अनीमोफिली। सो व्हाट इज अनीमोफिली? अभी जस्ट डिस्कस किया है अनीमोफिली क्या होता है। तो अनीमोफिली इज व्हेन फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड एजेंसी। दैट मीन्स कि एक प्लांट है उसमें एक फ्लावर है, ठीक है, और इससे ये जो फ्लावर है ये मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है, ये मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है, और उससे कहीं दूर पे एक और फ्लावर है सेम स्पीशीज के प्लांट का, और ये है फीमेल फ्लावर। ठीक है, मान लेते हैं ये फीमेल फ्लावर है। और अब क्या होना है कि इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, और इन पोलन ग्रेन को हवा में बहते हुए इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। तो ये जो मेथड है पॉलिनेशन का यही कहलाता है क्या? अनीमोफिली, यानी वो मेथड ऑफ पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व्स विंड एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है। नाउ अच्छा एक बात बताओ कि ये जो मेथड है इसमें क्या ये श्योर शॉट है कि जब इसके एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो ये हवा उसको इस तरह से ही बहती हुई लेके जाए जिससे वो 100% हमेशा ही हमेशा इसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचे? बोलो क्या ये जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्रॉस पॉलिनेशन के हर एक मेथड को क्या बोलते हैं? दैट दे आर ऑल चांस इवेंट्स।
वो सभी क्या है, कंप्लीटली चांस इवेंट्स हैं, ठीक है, मतलब उनके होने के चांसेस भी हैं और नहीं होने के चांसेस भी हैं, ठीक, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन एक श्योर शॉर्ट इवेंट हुआ करता था। अब आते हैं वापस अपने अनीमोफिली में और सोचने की कोशिश करते हैं कि जो फ्लावर्स अनीमोफिली कर रहे होंगे, यानी जिन फ्लावर्स में विंड की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा होगा, उन फ्लावर्स के फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि यार विंड यानी हवा, क्या ये देख सकती है, क्या ये सूंघ सकती है, क्या ये देख सकती है, क्या ये सूंघ सकती है, क्या हवा को खाना चाहिए? तो बोलो, ये सब कुछ भी हवा को नहीं चाहिए। इसलिए आप खुद ही सोचिए, जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते होंगे, क्या उन फ्लावर्स को इस तरीके के डिवाइसेस बनाने की जरूरत होगी जिससे विंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो? क्यों? क्योंकि विंड तो किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो सकती ना। विंड कैसे अट्रैक्ट हो? क्या विंड को तुम बहुत फ्लावर एकदम रंगीन हो गया तो विंड उससे अट्रैक्ट होकर इसके पास आएगी? फ्लावर में बहुत अच्छी खुशबू है तो उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आएगी? नहीं। तो जो भी प्लांट्स, जो भी फ्लावर्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं यानी अनीमोफिलस होते हैं, उन फ्लावर्स को सबसे पहले तो ना तो कलरफुल पेटल्स चाहिए, ना ही नेक्टर बनाना पड़ेगा, और ना ही क्या स्मेल या ओडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें क्या विशेषताएं, क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए? तो आप खुद ही सोचो कि जब ये चांस इवेंट है, तो इस इवेंट को बढ़ाने के लिए, इस इवेंट में अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन्स की जो मात्रा है, जो संख्या है, जो ये फ्लावर रिलीज करें, क्या वो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? यस, ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। तो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स इनको बनाने पड़ेंगे। अब सोचिएगा, एक फ्लावर से, क्या एक फ्लावर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं? तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो क्या ही बोलेंगे, मतलब बहुत सारे का मतलब, कहने का मतलब मेरा है क्या ये लाखों मिलियन, लाखों बना सकते हैं क्या? एक फ्लावर से लाखों पॉलन ग्रेन्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ एक गुच्छे में ग्रुप बना के रहते हैं, और जो फ्लावर्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? याद करिए, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है हमने। द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो यूजुअली जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हो सकता है कई बार आप जब इसको देखें तो इसका इंडिविजुअल फ्लावर आपको दिखाई भी ना पड़े। इंडिविजुअल मतलब एक फ्लावर हो सकता है आपको दिखाई भी ना पड़े, इतने छोटे होते हैं ये, ठीक है। और खूब सारे एक ही साथ एक ही जगह पे आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। तो जब आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो आपको यूजुअली एनीमोफिलस प्लांट में उसके फ्लावर्स इंडिविजुअली नहीं दिखते, आपको उनके फ्लावर्स का इनफ्लोरेसेंस दिखता है, पूरा ग्रुप दिखता है, पूरा गुच्छा दिखता है, ठीक है। अब इस ग्रुप में हजारों फ्लावर्स हैं, हजारों फ्लावर्स के हजारों स्टेमन्स होंगे, उन हजारों स्टेमन्स में हजारों एंथर होंगे, और हर एक एंथर में 4 पॉलन सैक होंगे। तो 4 गुना ज्यादा पॉलन सैक्स पाए जाएंगे एंथर से, है ना। और इतने सारे पॉलन सैक्स के अंदर खूब सारे पॉलन ग्रेन्स बना करेंगे और एक साथ रिलीज हुआ करेंगे। और जब एक साथ इतने सारे पॉलेंस हवा में रिलीज हो जाएंगे तो सोचिए इनकी स्टिग्मा, दूर स्टिग्मा तक पहुंचने के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो ये एक डिस्कशन हुआ। अब दूसरी चीज ये सोचिए कि अगर एक प्लांट, मान लो किसी एक्स प्लांट का यहां पे लगा है, कोई प्लांट है एक्स, वो अनीमोफिलस है, वो प्लांट यहां पे लगा है, उसके मेल फ्लावर्स के इनफ्लोरेसेंस से हजारों पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए,
ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए इन्हें इसी एक्स प्लांट वाली स्पीशीज के दूसरे प्लांट के पास उसके स्टिग्मा में जाके डिपॉजिट होना है। मान लो इसका वो जो टारगेट प्लांट है जहां तक इसका पॉलन ग्रेन पहुंचना है वो इससे 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा मान लेते हैं। तो 4 किलोमीटर की दूरी तक इसके पॉलन ग्रेन को हवा में ही उड़ते हुए जाना है। तो बताओ इसके पॉलन ग्रेन का जो वेट है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? यस, कम होना चाहिए। लाइट वेट है तो हवा में दूर तक फ्लो करके जा पाएगा। अच्छा, ये ड्राई होना चाहिए कि मॉइस्ट होना चाहिए? यस, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट होगा, डेंस होगा, नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। फिर ये स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होना चाहिए? 100% है, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, जिससे ये कहीं पे भी अपने ऊपर कोई डस्ट वस्ट पार्टिकल नहीं चिपका ले, क्योंकि वो जितना डस्ट वस्ट पार्टिकल अगर चिपका लेगा रास्ते में तो ये क्या होगा, हैवी हो जाएगा और फिर वहीं गिर सकता है नीचे। तो इसको दूर तक पहुंचने के लिए इसके पॉलन ग्रेन में क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए? इसके पॉलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होने चाहिए, इसके पॉलन ग्रेन्स ड्राई होने चाहिए, और इसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी नेचर के होने चाहिए। अब जब इसका पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ पहुंचे तो जो दूसरे फ्लावर के पास ये पहुंच रहा है, दैट इज फीमेल फ्लावर, तो उसकी स्टिग्मा बताओ कैसी होनी चाहिए? क्या उसकी स्टिग्मा ऐसे छोटी सी होनी चाहिए, ये लो ऐसी? अगेन, अगर जिसको ये हिट करना है, जहां पे पॉलन ग्रेन ऑलरेडी बहुत छोटा है साइज में ना, बहुत बड़ा साइज का तो हो नहीं सकता है, क्यों? अगर साइज बड़ा हुआ वेट बढ़ जाएगा और बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ऑलरेडी इसके पॉलन ग्रेन भी छोटे छोटे हैं, तो स्टिग्मा का सरफेस भी अगर छोटा हुआ तो क्या होगा? स्टिग्मा का सरफेस अगर छोटा हुआ तो फिर अगेन इसके पास मुश्किल होगी कि एकदम एक्यूरेसी करनी पड़ेगी कि भाई एकदम एक्यूरेट हो और जाके इसी पर गिरे, है ना? तो ये भी दिक्कत की बात है। तो इसलिए क्या होता है, जनरली वो फ्लावर्स जो अनीमोफिलस होते हैं उनकी स्टिग्मा फेदरी होती है। उनकी स्टिग्मा कैसी होती है? ऐसे फेदर के जैसे होती है। ठीक है, फेदरी होने से क्या फायदा होगा कि जब पॉलन ग्रेन्स हवा में आ रहे होंगे तो ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में कहीं ना कहीं जाके चिपक सकते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी अगर स्टिग्मा का शेप फेदरी जैसा होगा। ठीक है, तो इतनी चीज अभी अपने को समझ में आई। आइए अभी एनसीईआरटी में इसकी स्टिग्मा का एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम को हम यहां पे देखते हैं। ये देखिए, सो दिस इज अ फेदरी स्टिग्मा। ये अपना फेदरी स्टिग्मा है, फेदर लाइक स्टिग्मा है ये पूरा, है ना? तो ये फेदर लाइक स्टिग्मा में जब मान लो ऐसे पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आए तो इसकी स्टिग्मा में ट्रैप हो जाने का चांसेस क्या होगा? इस केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स? तो पहला फीचर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार यहां से रीड कर लेते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। व्हाई? क्योंकि ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस चांस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के चांस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। जितने ज्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज करोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा फीचर क्या है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ सच प्लांट आर स्मॉल। स्मॉल क्यों? जितने स्मॉल होंगे उतनी ज्यादा दूर तक उड़ के जा पाएंगे। ठीक है, लाइट वेटेड, ड्राई एंड स्मूथ। स्मूथ कम तो एयर से भी फ्रिक्शन कम से कम लगेगा और ये हवा में और दूर तक जा सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं सेकेंड नंबर पे जो हमने डिस्कस किए, ये फीचर्स क्या कर रहे हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट
पॉलन ग्रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर पॉलन ग्रेन्स को पहुंचना है तो उनमें क्या फीचर होने चाहिए, तो अपने आप ही आप बता देंगे कि स्मॉल होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, द फीमेल फ्लावर्स हैव लार्ज फेदरी और ब्रश लाइक स्टिग्मा। क्यों? जिससे वो इजिली हवा में उड़ते हुए अगर कहीं से भी पॉलन ग्रेन आ रहे हैं तो उसे कैच कर पाए, है ना। देन लास्ट इज दिस पेज, द लास्ट फीचर इज द अनीमोफिलस फ्लावर्स बियर वर्सेटाइल स्टेमन्स। उनमें वर्सेटाइल स्टेमन होता है। वर्सेटाइल स्टेमन का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो ये एक स्टेमन है ना, ये स्टेमन है और इसमें है ये इसका एंथर और ये इसका फिलामेंट। तो वर्सेटाइल स्टेमन का मतलब होता है जिसमें कनेक्टिव जो हो वो ऐसे कनेक्ट हो एंथर के साथ कि एंथर इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर एंथर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए देन दैट इज कॉल्ड एज द वर्सेटाइल स्टेमन। वर्सेटाइल मीनिंग का मतलब, वर्सेटाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है? मल्टी एफिशिएंट। ठीक है, वर्सेटाइल का मीनिंग होता है मल्टी एफिशिएंट, यानी जिसमें एक से ज्यादा एफिशिएंसीज हो। तो वैसे ही अगर उसी ही संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल स्टेमन का मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्टेमन जिसका एंथर किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर पाए। क्यों? ऐसी क्यों रिक्वायरमेंट है इनमें? ऐसी रिक्वायरमेंट इनमें इसलिए है जिससे जो हवा है, जो विंड है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में से आती है ना, तो ये एंथर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए, हवा के डायरेक्शन में मूव कर जाए, जिससे इसका पॉलन है वो हवा के ही डायरेक्शन में गिरे और दूर तक उड़ता हुआ जा सके। ठीक है, तो वर्सेटाइल एंथर इसलिए प्रेजेंट रहते हैं। और क्या क्या फीचर्स होंगे देखते हैं। लेट्स सी। तो नेक्स्ट फीचर बोल रहा है दे हैव एक्सट्रोर्स एंथर फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलेंस इन विंड करेंट्स। अब एक्सट्रोर्स का मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रोर्स मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है, आउटसाइड। जैसे अगर हम बात करें कि जो अपना फ्लावर है इसमें जो इसका एंथर है ना, ये फ्लावर की बाहर की तरफ पोर्ट्रे कर रहा हो, ये फ्लावर से बाहर की तरफ पोर्ट्रे कर रहा हो, क्योंकि हवा जो है वो आसानी से इस एंथर पे पड़नी चाहिए। क्योंकि जब हवा इस एंथर पे पड़ेगी तो ये एंथर अपना हिलेगा डुलेगा, और अगर ये एंथर मैच्योर हो चुका है तो 100% है इस एंथर का डाइसेंस या ब्रेकडाउन हो गया होगा, और जैसे ही हवा उस एंथर को हिलाएगी तो इसमें से पॉलन ग्रेन की बारिश स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और ये सभी पॉलन ग्रेन्स हवा में बाहर ही गिरेंगे। अब यही बताओ, अगर मान लो ये फ्लावर है और इसमें एंथर फ्लावर के अंदर है ये, तो हवा इस पे डायरेक्टली एक्सपोज बहुत ही कम हो पाएगी। इसलिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में आपके हिसाब से कौन सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए? एक्सट्रोर्स एंथर होना चाहिए, यानी एंथर वो फ्लावर के बाहर पोर्ट्रे करना चाहिए, या अंदर होना चाहिए? जब फ्लावर के अंदर होता है एंथर तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रोर्स, और जब बाहर होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोर्स। तो आप खुद ही बताओ कि कौन से तरीके का एंथर ज्यादा फेवरेबल है एनीमोफिली के लिए। तो यस, द वेरी वेरी ऑब्वियस आंसर इज एक्सट्रोर्स,
क्योंकि ये एंथर डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में आएगा। मैच्योर एंथर बेसेंस हो जाता है और हवा जैसे ही उस एंथर को हिलाएगी उसमें से बहुत सारे पॉलन ग्रेन एक साथ रिलीज होंगे और ये अपने टारगेट फीमेल प्लांट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो दे हैव एक्सटोर्स एंथर, और एक्सटोर्स एंथर किस लिए? फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलेंस इन विंड करेंट, है ना। देन दे ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, यानी एक ओवरी में यूजुअली एक ही ओव्यूल यहां पे पाया जाता है। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल यहां पे पाया जाएगा और जब सीड भी बनेगा तो पर ओवरी एक ही सीड बना करेगा, क्योंकि ओव्यूल ही आगे क्या बनता है? सीड में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी लास्ट 2 इयर्स पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। देन जो हमने पहले डिस्कस किया, एनिमोफिलस फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब है इंडिविजुअल फ्लावर जो है वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बहुत छोटा है और पूरे ग्रुप में एक साथ आते हैं ये फ्लावर, तो ग्रुप में एक फ्लावर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत छोटी आइडेंटिटी है, बहुत छोटा होता है वहां पे, ठीक है। इनकॉन्स्पीशियस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इट इज नॉट easily differentiable, ठीक है भाई। अगर हमें व्यवहारिक तौर पे समझना है इसको तो क्या समझेंगे कि भाई जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच में कहीं एक बहुत छोटा हाइट का लड़का या लड़की जाके खड़ा हो जाए, तो हम जब यहां से देखेंगे तो हमें बड़े बड़े लोग दिखाई देंगे, वो छोटा वाला दिखाई देगा। तो देन दैट कंडीशन फॉर दैट स्मॉल गाय इज कॉल्ड इनकॉन्स्पीशियस, कि भाई वो इनकॉन्स्पीशियस है, वहां पे वो दिख नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत आइडेंटिटी जो उसकी है वहां पे छुप गई है, ठीक है। तो ये रहता है। अब यहां पे इन्होंने ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। यहां पे इन्होंने वर्ड लिया है कॉब ऑफ द कॉर्न विच इज द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। वो एग्जाम्पल होता है इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस का जहां पे फ्लावर्स स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो इन्फ्लोरेसेंस है कॉर्न की यानी मेज प्लांट की, वो क्या कहलाती है? वो स्पैडिक्स कहलाती है। दैट इज कॉल्ड एज स्पैडिक्स। व्हाट इज एक्चुअली स्पैडिक्स? लेट्स सी। स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो मैंने तुमको बुकलेट के अंदर ये चीज दिखाई है। तो स्पैडिक्स क्या होता है? इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस में जो अपनी फ्लोरल एक्सिस होती है जिसपे फ्लावर्स आते हैं वो फ्लेशी होती है, मतलब हल्की सी फूली हुई होती है। मान लो ये स्पैडिक्स है, इस फ्लोरल एक्सिस को ही बोलते हैं स्पैडिक्स, ऐसा समझ लें आप। तो ये स्पैडिक्स है और इस पे अराइज होते हैं छोटे 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 फीमेल फ्लावर्स। बहुत छोटे छोटे फीमेल फ्लावर्स। ठीक है। और इन सभी फीमेल फ्लावर्स की जो स्टाइल और स्टिग्मा होती है वो एकदम फेदरी होती है। फेदरी मतलब बहुत थ्रेड जैसी होती है, फेदरी तो नहीं बोलूंगा, एकदम थ्रेड जैसी होती है हर किसी की। ठीक है। देन ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक लीफ लाइक
स्ट्रक्चर से ऐसे कवर रहता है। The entire structure is covered in a leaf-like structure। ठीक है, और इस लीफ-लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पेथ। क्या बोलते हैं इसको? स्पेथ। कॉर्न में आप ऐसे ही देखते हो ना, भुट्टे में, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैडिक्स। ठीक है, इन स्पैडिक्स व्हाट इज या हाउ यू विल डिफाइन एज स्पैडिक्स? तो स्पैडिक्स इज अ इन्फ्लोरेसेंस इन विच देयर इज अ फ्लैशी फ्लोरल एक्सिस। एक फ्लैशी फ्लोरल एक्सिस होती है, उस पे बहुत सारे छोटे 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 फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्न की यानी मेज की, भुट्टे की, तो इसके अंदर हर एक फ्लावर, अभी हम जिसको ट्रीट कर रहे हैं यहां पे, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर यानी यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है यहां पे अभी इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। तो उस पिस्टिलेट फ्लावर में क्या होगा कि जो स्टाइल और स्टिग्मा है वो बिल्कुल थ्रेड की जैसी होंगी, लंबी 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 होंगी। ठीक है, जैसे सिल्क के थ्रेड्स होते हैं ना, सिल्क का थ्रेड होगा, उसी तरीके का ये दिखता है एकदम। ठीक है, और ये कवर होता है एक बड़े से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से विच इज कॉल्ड एज स्पेथ। तो दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड स्पैडिक्स। अब दिस कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इन कॉर्न इट इज नेम्ड एज कॉब। कॉब नाम देते हैं इस इन्फ्लोरेसेंस को। ठीक है, और ये कॉब जो होता है ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का नाम है, स्पेशल नेम है। टेक्निकल साइंटिफिकली टर्म क्या है इसके लिए? स्पैडिक्स है, लेकिन कॉर्न के केस में इसे एक स्पेशल नाम देते हैं इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस को, दैट इज कॉब। क्लियर? चलिए अब आगे देखें थोड़ा सा। अब मैं आपको एक्चुअल कॉर्न के ही केस में ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं। लेट्स सी। तो यहां पे हम लोग एक कॉर्न का कॉब देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द कॉब। तो यहां आपको दिख रहा है ये बहुत सारे छोटे 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 दाने जैसे जो हैं, ये सब फीमेल फ्लावर्स ही हैं। और बीच में तुम देखोगे जब इसको, तो ये एक फ्लैशी एक्सिस होगी फ्लावर की। ठीक है, ये सभी फीमेल है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेथ। क्या बोलते हैं इसको? स्पेथ बोलते हैं। और देखो हर एक फीमेल फ्लावर से ये स्टाइल और स्टिग्मा जो है उसकी, वो थ्रेड लाइक स्टाइल और स्टिग्मा ये निकली हुई है। ठीक है, इसको हम ध्यान सुनिएगा, ये जो स्टाइल और स्टिग्मा है इसकी, जो थ्रेड लाइक स्टाइल और स्टिग्मा है इसकी, ये जो थ्रेड लाइक स्टाइल और स्टिग्मा है जो हर एक फीमेल फ्लावर से निकलती हैं इस इन्फ्लोरेसेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं इसको? सिल्क बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने इसके लिए टर्म यूज किया है टैसल। क्या टर्म यूज किया है? टैसल्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज टैसल? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टैसल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉर्न। कॉर्न के फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टाइल और स्टिग्मा है, जो कि लंबे थ्रेड जैसे होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? टैसल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब ये गलत है या सही है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से टैसल बोलते हैं। बट यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द बुक इट इज कॉल्ड सिल्क। उसको क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। ठीक है, देन तो ये रहता है इसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये उसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। अब अगर मैं एक मेज प्लांट की बात करूं, मेज प्लांट की इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया है, तो हमें जहां तक पॉसिबल है वहां तक मेज प्लांट को स्टडी कर लेना चाहिए। तो भाई अगर मैं एक मेज प्लांट की बात करूं
तो मेज प्लांट इज अ मोनोइशियस प्लांट। ये मोनोइशियस प्लांट होता है, ठीक है। मोनोइशियस प्लांट का मतलब है कि इसमें मेल भी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही प्लांट में होगा और उसी में ही फीमेल भी होगा। मोनो मीन सिंगल, सिंगल घर है, एक ही घर है, दोनों मेल और फीमेल इसी में रहेंगे। लेकिन इसमें एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अपना अलग ग्रुप बना के रहते हैं, यानी मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होगा, और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर अपना अलग ग्रुप बना के रहते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। वो अपना ग्रुप बना के अलग रह रही हैं जो फीमेल्स हैं, और जो मेल हैं वो अपना ग्रुप बना के अलग रह रहे हैं, ठीक है। और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इनके मेल से निकला हुआ पॉलन ग्रेन इनके वाले स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट नहीं करेगा, वो दूसरे मेज प्लांट को पकड़ेगा जाके। क्लियर? तो इसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। अपने कॉमन सेंस से मुझे एक बात बताओ कि जो मेल फ्लावर्स हैं वो छुपे हुए होने चाहिए या एकदम एक्सपोज होने चाहिए? बताओ। यस, बिल्कुल सही। जो मेल फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपोज होने चाहिए, क्योंकि उनके पॉलन ग्रेन्स को हवा में बह के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना है ना। तो एकदम इनकी कंडीशन आपके सोच के जैसी है, ये एकदम बाहर होते हैं और एकदम टॉप पे होते हैं, यानी हवा चले तो इनसे जरूर टकराए, ठीक है। और जो इनका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज कॉब, जो टेक्निकली क्या बोलते हैं, जिसको स्पैडिक्स बोलते हैं, वो इनके लीफ के एक्सिल में आता है और वहां से अपनी जुल्फें मतलब अपने स्टाइल और स्टिग्मा को ऐसे नीचे की तरफ लटकाए हुए रहता है, जिससे कहीं दूर से पॉलिनेट आ रहे हो तो उसके स्टिग्मा और स्टाइल में फंस जाए और उसका पॉलिनेशन आसानी से हो पाए, ठीक है। लेट्स सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द मेज। सो ये अपना एक मेज प्लांट है। आप यहां पे देख पा रहे हैं जो इसका टॉप है, ये तो जो इसका टॉप है, यहां पर इसके प्रेजेंट है मेल इन्फ्लोरेसेंस, और इसका मेल इन्फ्लोरेसेंस भी कंपाउंड रेसीम यानी स्पेडिक्स स्पाइकलेट टाइप का ही है, ठीक है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है इन केस ऑफ कॉर्न, वो कहां पे है? तुमको कहां दिख रहा है? एकदम टॉप पे, एपेक्स पे। रीजन बताओ। तो रीजन ये है जिससे ये विंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, और जैसे ही विंड इससे टकराए, अगर ये मैच्योर हो गया हो तो इसके छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं उसमें बहुत सारे जो एंथर हैं उसमें से लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स गिरें और अपने एम यानी दूसरे कॉर्न प्लांट के स्टिग्मा को जाके पॉलिनेट करें, ठीक है। अब जो इसमें पिस्टिलेट है यानी कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनका इन्फ्लोरेसेंस कहाँ है? यहाँ पे है, देखो, ठीक है। और उसकी ये जो सिल्क जैसी जुल्फे हैं जो बेसिकली क्या है? स्टाइल और स्टिग्मा है लेंदी वाले, ठीक है, वो यहां पर लीफ के एक्सिल में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस? दैट इज लीफ एक्सिल। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। तो यहां पर अपना एक डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो यहां पर हमने डिस्कस किया बेसिकली क्या? फीचर्स ऑफ एनीमोफिलस प्लांट। एनीमोफिलस प्लांट के क्या फीचर्स हैं उसका डिस्कशन हमने यहां पर किया है, ठीक है। कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं क्या एनीमोफिलस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उन्हें बहुत शोई होना होगा? नहीं। क्या उन्हें नेक्टर बनाना होगा? नहीं। क्या उन्हें कलर बनाना होगा? नहीं। क्या उन्हें ओडर बनाना होगा? नहीं। फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होने की जरूरत है क्या? क्या उस पर कोई इंसेक्ट आगे बैठे, बर्ड आगे बैठे, क्या बड़ा होना है? नहीं। बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स बहुत ज्यादा बनाने चाहिए,
क्योंकि ये हवा में पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा और हवा नहीं जानती है कि ये पॉलन ग्रेन्स को जाना कहाँ है। तो उस पॉलन ग्रेन का जो टारगेट है दैट इज अ स्टिग्मा एट अ वेरी डिस्टिंक्ट प्लेस, ठीक है। और उसमें वहां तक पहुंचने के लिए, चांसेस को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज टू बी रिलीज्ड बाय दीज फ्लावर्स शुड बी वेरी इनॉर्मस। और इसका नंबर एक ही फ्लावर में से हमें इतना ज्यादा नंबर नहीं मिल सकता। सो देयर फ्लावर्स आर स्मॉल बट दे अराइज इन ग्रुप्स या इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ वेरी इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देन similarly for the female flowers, the female flower should have a feathery stigma so that they provide a enormous surface area. So when a pollen grain comes, they are able to trap that pollen grain very easily. अब pollen grain को दूर से दूर तक उड़ते चले जाना है। तो उस कंडीशन में pollen grain का क्या नेचर होना चाहिए? pollen grain को हवा में अगर उड़ना है, ब्लो करना है, तैरना है, फ्लो करना है हवा में, तो उसको लाइट वेटेड होना चाहिए, उसको ड्राई होना चाहिए, उसको नॉन स्टिकी होना चाहिए, उसको स्मूथ होना चाहिए ना। ये सारे फीचर्स अगर हम बैठ के थोड़ी देर सोचें तो हमें इजीली अपने आप ये सारे फीचर्स पता चल जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। तो एग्जांपल्स ऑफ एनिमोफिलस प्लांट देखिए, बेसिकली जो अपने क्रॉप प्लांट्स हैं वो ज्यादातर एनिमोफिलस प्लांट होते हैं, यानी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और अपने क्रॉप प्लांट ज्यादातर बिलोंग करते हैं फैमिली ग्रैमिनी को। तो ज्यादातर प्लांट जो एनिमोफिलस हैं वो बिलोंग करते हैं फैमिली ग्रैमिनी को। देखिए, तो एग्जांपल क्या है? शुगर केन, मेज, वीट, बैम्बू, पाइनस। पाइनस एक्चुअली में एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। पपाया, ग्रासेस, टाइफा, डेट पाम, कोकोनट, मलबेरी, शिनोपोडियम, इतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्रॉप प्लांट्स के नाम याद रखें, मेजर क्रॉप प्लांट्स के नाम, तो भी आपका काम यहां पे चलेगा। ग्रासेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर अस, ठीक है। और बेसिकली कौन सी फैमिली में? तो ग्रैमिनी फैमिली में सबसे ज्यादा एनिमोफिलस प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो एनिमोफिलस है, यानी सभी जिम्नोस्पर्म एनिमोफिलस होते हैं, लेकिन पाइनस को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि पाइनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा विच इज एसोसिएटेड विद एनिमोफिली। लेट्स सी। हमें पता है जो पाइनस है वो एक जिम्नोस्पर्म है जो इस तरीके का रहता है ना। ये कोनीफर भी है जिसकी जो कैनोपी है वो कोन लाइक होती है, कुछ इस तरीके का इसका प्लांट होता है, कोन के जैसी इसकी कैनोपी बनती है, जस्ट लाइक अ क्रिसमस ट्री। जैसे क्रिसमस ट्री आप देखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस पे जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, यानी मेल इन्फ्लोरेसेंस तो नहीं बोलूंगा, मेल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड कोन्स, उसे कोन बोलते हैं। मान लो ये कोन्स हैं, ठीक है। तो इन कोन से बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर पे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, एकदम लार्ज नंबर पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं इससे, बहुत लार्ज नंबर पे। जब इनका सीजन होता है, पॉलन ग्रेन इनके बन जाते हैं, तो लार्ज नंबर पे ये पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। तो मान लें पाइनस का फॉरेस्ट है अपने पास, पाइनस का फॉरेस्ट है। अब उसमें कई सारे पाइनस एक साथ मैच्योर हुए, तो उन्होंने अपने सीजन में बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहां पे रिलीज किए, ठीक है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहां पे रिलीज किए, खूब सारे पॉलन ग्रेन रिलीज हुए यहां पे, ठीक। और ये सभी पॉलन ग्रेन जो हैं, जो पाइनस रिलीज करता है, ये येलो कलर के होते हैं,
ये येलो कलर के होते हैं। तो जैसे ही आप मान लो इस सीजन में जब ये सभी पाइनस अपने पॉलन रिलीज कर रहे हैं उस सीजन में आप इस फॉरेस्ट के अंदर चले जाओ तो आपकी तो शावर हो जाएगी, किससे? येलो कलर से। येलो कलर से ना, ऐसे येलो कलर के रंग आपके ऊपर गिर रहे होंगे, एक्चुअली में वो क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे कि नहीं होंगे? ठीक। तो इस फिनोमिना को हम लोग यहां पे एक टर्म करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड येलो शावर और सल्फर शावर। येलो शावर और सल्फर शावर। सल्फर क्योंकि सल्फर का कलर भी येलो होता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग सल्फर शावर भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम ऐसा लग रहा होता है ऐसे येलो कलर की या सल्फर जैसे कलर की बारिश यहां पे हो रही है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर शावर बोलते हैं। आपको पता है एक चीज और बताता हूं, देखो पाइनस बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। पाइनस का केस यहाँ पे एनीमोफिली के अंडर में बहुत इंटरेस्टिंग केस है पाइनस का। तो एक तो फिनोमिना जो पाइनस के साथ एसोसिएटेड है वो क्या हो गया? द वन फिनोमिना दैट इज एसोसिएटेड विद पाइनस इज सल्फर शावर। व्हाट इज एक्चुअली सल्फर शावर? सल्फर शावर क्या होता है? पाइनस अपने पॉलिनेशन वाले सीजन में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। ठीक है, और वो सभी पॉलन ग्रेन्स येलो कलर के होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे सल्फर की बारिश हो रही है, और अगर कोई आदमी उसके नीचे खड़ा हो जाए तो येलो कलर के रंग से होली खेल लेगा, येलो कलर के रंग से रंग जाएगा। इसीलिए उस फिनोमिना को बोलते हैं सल्फर शावर, है ना, क्योंकि इनके येलो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये रिलीज होते हैं खूब सारे एक साथ। अच्छा, दूसरा फिनोमिना जो अनीमोफिलस के कंडीशन में पाइनस की स्पेशलिटी को दिखाता है, दैट इज विंग्ड पॉलन ग्रेन। विंग्ड पॉलन ग्रेन, जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं और वो विंग जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, ये दीज आर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे। तो ये विंग एक्चुअली में क्या होता है, किस पर्टिकुलर पार्ट का मॉडिफिकेशन है, ऐसा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नीट के क्वेश्चंस में आप देखेंगे, पुराने क्वेश्चंस में तो पूछा गया है। तो ये विंग एक्चुअली में क्या है? ये एक्साइन है, इसका एक्साइन का मॉडिफिकेशन है। इसका एक्साइन विंग के जैसा बन जाता है और ये इसके पॉलन ग्रेन को बहुत दूर तक उड़ा के ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। कितनी दूर तक तुम पूछोगे ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द विंग्ड पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज ऑफ 13 माइल्स। 13 माइल तक दूर चला जाएगा ये फीमेल स्टिग्मा के लिए। सोच के देखिए कितना प्यार है ना। तो ये दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें पाइनस के पेड़ में देखने मिलती है। क्लियर? और वो जिम्नोस्पर्म है। यहां डिस्कस करना चाहिए था तो मैंने इसे डिस्कस कर दिया है। ठीक, तो यहां पे हम एग्जांपल्स ऑफ दिस, क्या नाम है तुम्हारा, एनीमोफिलस प्लांट्स देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोचना है अभी अगर पॉलन ग्रेन्स इतने ज्यादा नंबर्स में रिलीज हो रहे हैं, एक मक्के के खेत के पास हम बैठे हुए हैं और उसका पॉलिनेटिंग वाला पॉलिनेशन का सीजन है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हवा में वो पॉलन ग्रेन्स फैल गए होंगे। अब वहां पे मैंने उस पॉलन ग्रेन्स, उस हवा को इनहेल किया, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चले जाएंगे। तो क्या उसका कुछ नुकसान होता है? क्या अपनी बॉडी के लिए पॉलन ग्रेन कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुनिए, पॉलन ग्रेन इज वन ऑफ द अलर्जेंस। कई ह्यूमन बींग्स के लिए पॉलन ग्रेन
एक एलर्जन के जैसे काम करता है, यानी जैसे ही ये उसकी बॉडी में दाखिल होता है ये उसकी बॉडी के अंदर एलर्जी कर देता है, ठीक है। और ये एलर्जी कहाँ होगी? उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगी। ये एलर्जी का जो माइल्ड सिम्टम है वो होता है कि भाई छींक आने लग जाएगी, नाक बहने लग जाएगी, कई कंडीशन में फीवर जैसा भी फील होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलन एलर्जी या हे फीवर। हे फीवर, हे मतलब HAY, क्योंकि ये येलो कलर का है, भूसे ऐसा लगता है, तो लगता है भाई हे भूसा इनहेल करने से एलर्जी हो गई है, अपने को फीवर आ गया है, ठीक है। तो माइल्ड केसेस में जब लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन हमारे बॉडी के यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है, हम इनहेल कर लेते हैं, तो माइल्ड कंडीशन में वी कैन डेवलप सम काइंड ऑफ एलर्जी, यानी पॉलन ग्रेन हमारे लिए एज ए एलर्जन काम कर सकता है, ठीक है। और वो एलर्जी माइल्ड कंडीशन में क्या हो सकती है? रनिंग नोज, दैट इज नाक का बहना, ठीक है, स्नीजिंग, लगातार छींके आ जाना, और थोड़ा सा फीवर भी कभी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये एलर्जी सिर्फ माइल्ड नहीं रहती, कई लोगों में ये एलर्जी और भी ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि एस्थमा, जैसे ब्रोंकिटिस, इस तरीके की बीमारी कॉज हो सकती है, इस तरीके की भी एलर्जी कॉज हो सकती है, किससे? पॉलन ग्रेन के लार्ज नंबर पे इनहेल करने से, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक यही है, दैट इज एनिमोफिलस प्लांट्स आर द मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, यानी पॉलन से होने वाली एलर्जी का जो मेजर कॉज है वो एनिमोफिलस प्लांट ही हैं, ठीक है। अब क्या क्या एलर्जी किस तरीके की हो सकती है? तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंक्रियल एफ्लिक्शंस, यानी ब्रोंकस में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे अस्थमा और ब्रोंकिटिस मतलब ब्रोंकस की स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द पॉलन ग्रेन्स दैट आर एलर्जेंस, ऐसे सभी पॉलन ग्रेन जो एलर्जन के जैसे बिहेव कर सकते हैं वो एनिमोफिलस प्लांट स्पीशीज को ही बिलोंग करते हैं। एनिमोफिलस प्लांट स्पीशीज का मतलब वो स्पीशीज ऑफ प्लांट जो कि विंड से पॉलिनेट होते हैं। देन ग्रासेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस का मतलब वो एलर्जन जो हवा में उड़ते हैं, यानी कहने का मतलब है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इन मोस्ट टेम्परेट रीजन्स अर्थ के जो डिविजन्स हैं, ठीक है, उस पे जो क्या बोलेंगे नॉर्मल मैं तुमको दिखा देता हूं, चलो। ये अगर मान लो अर्थ है ना, तो अर्थ में एक इमेजिनरी एक्सिस बनाई गई है जो सेंटर से पास करती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास के रीजन्स को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और ट्रॉपिकल के ऊपर की तरफ जब मैं आता हूं, ये रीजन नॉर्थ में और यही रीजन साउथ में, तो ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर के जो रीजन्स हैं दैट इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। कोल्डर क्लाइमेट्स रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं, नॉर्मल कोल्ड रीजन रहता है ये, बटिए, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन्स में जो ग्रासेस हैं वो सबसे ज्यादा कॉज या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं किसके? एरो एलर्जेंस के, और वन ऑफ द एरो एलर्जन इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे, तो यहां तक हमने एनिमोफिलस को डिस्कस कर लिया है। सब कॉमन सेंस की बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं। एक बार आप अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। So our next topic या next method of cross pollination is based upon the water, when water is the pollinating agent, and that is hydrophily. तो 100% है कि वही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हाइड्रोफिली परफॉर्म करते हैं जो पानी में रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोफिली कौन परफॉर्म करेंगे? हाइड्रोफाइट्स यानी एक्वेटिक प्लांट्स।
मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि डू ऑल aquatic plants are hydrophilous? क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस होते हैं? क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस होते हैं? बताइए। तो याद रखिए कि एंजियोस्पर्म्स में एक तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से होने वाला पॉलिनेशन काफी कम है, उसमें भी विंड डोमिनेट करता है, यानी विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद जाकर कहीं कुछ प्लांट्स, बहुत ही कम प्लांट्स वाटर से पॉलिनेट होते हैं। तो वाटर ने अपना इंपॉर्टेंस लूज किया है ओवर द टाइम। याद रखिएगा, वाटर ने अपना इंपॉर्टेंस इन रिप्रोडक्शन लूज किया है ओवर द टाइम। यानी अगर मैं देखूं टाइम शुरुआत का, तो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये प्लांट ग्रुप्स दे वर completely dependent upon water for fertilization. They were completely dependent upon water for fertilization. फिर अगर मैं आऊं जिम्नोस्पर्म में, तो आपको मैं तब से रिपीट ही करे जा रहा हूं कि वाटर का वहां पे कोई रोल ही नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स, ऑल जिम्नोस्पर्म्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन विंड। सभी जिम्नोस्पर्म एनीमोफिलस होते हैं। है ना? तो आपने क्या देखा, वाटर ने अपनी इंपॉर्टेंस जिम्नोस्पर्म तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। अब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ टुडेज एरा इज एंजियोस्पर्म्स। दे आर एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स क्रॉस पॉलिनेशन अगर करते हैं तो दे रिलाई फर्स्ट ऑन बायोटिक एजेंट्स एंड देन उससे कम फिर विंड है और सबसे कम वाटर है। यानी वाटर ने ओवर द टाइम रिप्रोडक्शन की हेल्प के लिए अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी लूज की है। इसका डायरेक्ट रीजन ये है कि जो प्लांट है वो धीरे धीरे ना वाटर को छोड़ करके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पानी का मिलना, इतने ज्यादा अमाउंट में मिलना कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए उस पर डिपेंड हो जाए, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसलिए प्लांट भी इवॉल्व कर गए और वो अपने रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो पहले वाटर पे डिपेंडेंट हुआ करते थे उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और अब जैसे जिम्नोस्पर्म हुए तो वो विंड पे शिफ्ट हो गए, और एंजियोस्पर्म है क्योंकि ये वाइडली डिस्पर्स हैं, कहीं कहीं पे ये पानी के टच में भी है, कहीं पे हवा के टच में है, और ज्यादातर ये सभी बायोटिक एजेंट्स के टच में रहते हैं। क्योंकि ये ओवरी फ्लावर होता है तो ओवरी होता है, ओवरी होता है तो फ्रूट होता है, तो फ्रूट के लालच में आ जाते हैं कई उसके पास, है ना। कई लोगों के पास मतलब आते रहते हैं, तो इनको नेक्टर वगैरह डेवलप कर लिया तो उनको पहले बुला लेते हैं कि भाई आओ नेक्टर खा लेना, नेक्टर सक कर लेना, ठीक है। उसकी हेल्प से पॉलन ग्रेन्स को अपने उनको दे देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, मतलब एक क्वेश्चन था, उसको आंसर करने से पहले हमने एक फैक्ट समझा, क्या कि वाटर से डिपेंडेंस जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। तो क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस हैं, इसका आंसर तो अभी भी नहीं मिला।
तो सभी एंजियोस्पर्मिक एक्वेटिक प्लांट्स क्या हाइड्रोफाइलस हैं? तो आंसर है नहीं। बहुत कम एक्वेटिक प्लांट्स भी हाइड्रोफाइट्स हैं। वही एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं। जो भी एक्वेटिक प्लांट वाटर के सरफेस पे है और उसका फ्लावर वाटर के सरफेस से ऊपर है, ठीक है, और कलरफुल है, तो फिर या तो वो विंड से हो जाएगा पॉलिनेट अगर वो सरफेस के ऊपर है, और कलरफुल है तो फिर या तो किसी इंसेक्ट वगैरह से वो पॉलिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स भी सारे हाइड्रोफाइलस नहीं होते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने ये सेम डिस्कशन को दिया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफाइलस। सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस नहीं होते हैं। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफाइलस। सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइलस नहीं है। सम आर अनीमोफाइलस, कुछ अनीमोफाइलस होते हैं। So some are anemophilous, anemophilous मतलब wind pollinated। एग्जाम्पल दिया है पोटैमोजेटॉन एंड मीरियोफाइलम। एग्जाम्पल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एनसीईआरटी में है वही याद करेंगे। एंड सम आर एंटोमोफाइलस। एंटोमोफाइलस याद है? एंटोमोफाइलस दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 30 प्लांट जीनस में ही लिमिटेड रह गया है। 30 प्लांट जीनस ऐसे हैं जो हाइड्रोफाइलस हैं, ठीक है, और इसमें से इन 30 में से ज्यादातर जीनस जो है वो मोनोकॉट्स के हैं, ठीक है, ज्यादातर जीनस जो है वो मोनोकॉट्स के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है वो दो तरीके की होगी। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि पॉलिनेट होंगे बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर ही रहते हैं और पानी के अंदर ही पॉलिनेशन उनका हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो कि पॉलिनेट होंगे अबव द सरफेस, यानी पानी का ये सरफेस है तो पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, यानी ऊपर की तरफ पॉलिनेशन होगा पानी के सरफेस पे। तो अगर पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, और अगर पानी के सरफेस के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। दोनों ही हाइड्रोफिलस की कंडीशन है। लेट्स सी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। वन इज हाइपोहाइड्रोफिली, अनदर इज एपीहाइड्रोफिली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपो? हाइपो टर्म से क्या समझ में आता है? तो हाइपो से समझ में आता है समथिंग विच इज बिलो। तो अगर हाइड्रोफिली कहां हो, वाटर के सरफेस के अंदर हो, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। और एपी का मीनिंग क्या होता है? सरफेस। तो अगर हाइड्रोफिली कहां हो, यानी पॉलिनेशन कहां हो, सरफेस के ऊपर हो, सरफेस पे हो, तो दैट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। देखिए डेफिनेशन में, प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड इनसाइड द वाटर इज हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल्स ज़ोस्टेरा, सेरेटोफाइलम एंड नाजाज, ठीक है। ज़ोस्टेरा, सेरेटोफाइलम दे आर बेसिकली द मराइन सी ग्रासेस। मराइन सी ग्रासेस का मतलब है कि ये खारे पानी में रहती हैं जैसे सी और ओशंस, ठीक है। मराइन सी ग्रासेस होती हैं ज़ोस्टेरा और सेरेटोफाइलम। देन एपीहाइड्रोफाइली, प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड ऑन या अबव द surface of the water. Example is Vallisneria and also Hydrilla. एक एग्जाम्पल और मैं तुमको यहां दे देता हूं, Hydrilla. And these plants are basically fresh water. ठीक है, these plants are basically fresh water. ये fresh water plants हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड कर देते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोफिलस कंडीशंस को ही, एनसीईआरटी के जो इनपुट्स हैं उनका हेल्प लेंगे और एनसीईआरटी के ही जो एग्जांपल्स हैं जैसे वेलिस्नेरिया, सेराटोफाइलम या ज़ोस्टेरा उनको डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, कॉमन सेंस लगाइए, डिपेंडेंट मत हो, फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन पॉलिनेशन इज बेस्ड अपॉन द कॉमन सेंस। ट्राई टू एनालाइज द कंडीशंस, कंडीशन को एनालाइज करो कि पॉलिनेशन अगर इस पर्टिकुलर तरीके से होना है तो क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए किसी एक फ्लावर के अंदर, तो उसी पर बेस्ड है सारा डिस्कशन ना। तो आप भी कोशिश करें उसको एनालाइज करने की, बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।